नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। और देखिए, आज के बुलेटिन में हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाएंगे जो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए हैं। उनकी जुबानी हम सुनेंगे, उनकी कहानी की कैसे वो शिकार हुए और साथ ही साथ किस तरीके से हमें सतर्क भी रहना है। क्योंकि देखिए, आए दिन ऐसी खबरें अब आने लगी हैं जिनमें डिजिटल अरेस्ट का जिक्र हो रहा है। इन दिनों साइबर ठग धोखाधड़ी के लिए डिजिटल अरेस्ट का स्कैम कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से अभी तक अरबों रुपए की ठगी की गई है। डिजिटल अरेस्ट से बचना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी सजग हैं ना और जागरूक हैं तो साइबर ठग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। आज हम आपको डिजिटल अरेस्ट के कुछ पीड़ितों से मिलवाएंगे। आखिर कैसे उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, कैसे ये लोग बेहद आसानी से स्कैमर्स के झांसे में आ गए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट का खेल। जी हाँ, टारगेट के पास वीडियो कॉल आता है और ये कॉल किसी भी ऐप से आ सकती है। हर वक्त मोबाइल कैमरा चालू रखने के लिए कहा जाता है। किसी मामले में अवैध पकड़े जाने की जानकारी आपको दी जाती है और उसके बाद शुरू होता है धमकी का खेल। जी हाँ, धमकी देकर वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स का धंधा जैसी गतिविधियों का आरोप लगाया जाता है। किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताने की धमकी भी दी जाती है। स्कैमर्स का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा आपको नजर आएगा। पीड़ित को ये लगता है कि पुलिस उसकी मदद कर रही है। बुरे नतीजे की धमकी दे देकर डर बिठा दिया जाता है। गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मोटी रकम की मांग भी की जाती है। और देखिए, डर बैठ जाने पर पीड़ित ठग की हर बात को मानने लगते हैं। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट की बात की जाए, जो कि हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से डिजिटल अरेस्ट के मामले आना अब आम बात हो गई है। लेकिन जरूरत है कि आप सावधान रहे, सतर्क रहे और जागरूक रहे। तो एनडीटीवी पर आज हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाएंगे जो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए हैं। उनसे हम समझेंगे कि कैसे वो इसका शिकार हुए, और जब आप उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है, और आपके पास अगर इस तरीके की कॉल आती है तो आपको कैसे बचना है। और चलिए, मदीहा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेशम वाला भोपाल से, परी जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं अशोक नगर से। ये दोनों ही डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई हैं। परी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाई, लेकिन कंचन इनवाती हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि नर्स हैं खंडवा से। ये भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई थी। कंचन, एनडीटीवी पर इस वक्त आप लाइव हैं, बहुत सारे दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जो कि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपके पास कैसे कॉल आया था, आपको क्या कहा गया था, पूरी घटना आप बताइए। कंचन मैम, सबसे पहले मेरे पास नॉर्मल कॉल आया था कुरियर सर्विस, मतलब हम कुरियर सर्विस से बात कर रहे हैं और आपका मतलब उन्होंने बताया, पूरा आधार कार्ड वाला प्रॉपर एड्रेस बताया, जो कि शादी के बाद मेरा चेंज हो चुका था। और उन्होंने कहा कि आपके मतलब कि आपने जो चीजें मतलब बुलवाई थी, आपके आधार कार्ड के के एड्रेस के थ्रू जो चीजें जा रही थी, सब मतलब बाहर जा रही थी, उसको मतलब पुलिस वालों ने जब्त कर लिया है। तो आपने कुछ मंगवाया था बोले। तो मैंने कहा मैम, मैंने तो ऐसी कोई चीज ना मंगवाई है ना कहीं भेजी है। तो बोले कि हो सकता है कि आपके आधार कार्ड का किसी ने मिसयूज किया है। तो मैंने बोला आधार कार्ड जब मेरे पास है ओरिजिनल, तो उसका मिसयूज कोई कैसे कर सकता है। तो बोले नहीं, हो सकता है आपने कहीं कभी किसी को जमा किया हो या कुछ भी किया हो, तो हो सकता है उन्होंने मिसयूज किया है। तो बोले ठीक है, बोले आप ऐसा करिए, हमारे पास ऐसे केसेस होते रहते हैं, तो हम आपका साइबर सेल में कांटेक्ट करवा देते हैं, तो आप वहां पे ये जानकारी दे दीजिए कि जो आपका आधार कार्ड है उसका मिसयूज हुआ है। तो उन्होंने मेरी साइबर सेल से मतलब कि कांटेक्ट करवा दिया उसी समय। तो बोले आप वहां पे वो चीजें बता दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है। बकायदा वो लोग उसमें जो जो चीजें मतलब कि बाहर जा रही थी उसकी भी पूरी जानकारी उन्होंने मुझे बताई थी कि उसमें 6 लैपटॉप है और पासपोर्ट है और आरडीएक्स वगैरह है और आरडीएनए है, ड्रग्स है,
क्योंकि बोले वो आपके नाम से जा रहा था तो उसमें आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। तो बोले आप साइबर सेल में कांटेक्ट, मैं आपका कांटेक्ट करवा के दूंगी बोले। तो उन्होंने अच्छा। आगे कॉल फॉरवर्ड कर दिया, और फिर जैसे ही कॉल फॉरवर्ड कर दिया तो फिर उन्होंने मुझसे बात की कि बोले उन्होंने अपना नाम भी बताया कि हाँ हम ये बात कर रहे हैं और हम महाराष्ट्र पुलिस से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका केस है वो महाराष्ट्र पुलिस देखेगी, क्योंकि जो चीजें हैं वो महाराष्ट्र में पकड़ाई हुई है बोले। तो हम कहा ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने मतलब वो चीजें मतलब मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, वहां पे केवल मेरे आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, क्योंकि आधार कार्ड मेरे पास है, उसमें मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो बोले ठीक है, आप या तो मुंबई आके मतलब आपको या तो मुंबई आना पड़ेगा बोले स्टेटमेंट के लिए, और अगर आप नहीं आ सकते हो तो आपका उसको ऑनलाइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और मैं उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मुंबई तो जा नहीं सकती थी, तो मैंने ऑनलाइन स्टेटमेंट के लिए हाँ बोल दिया। अच्छा। तो ऑनलाइन स्टेटमेंट के लिए जब मैंने हाँ कहा तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया। लेकिन जब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया था तो एक जिस तरीके से एक पूरी थाने की मतलब की जो लोकेशन होती है, जिस तरीके से थाना दिखाई देता है एग्जैक्ट, मतलब वो चीजें पूरी वैसे ही दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुझसे बात किया और बकायदा मैंने उनको बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ये जो चीजें मतलब मेरे नाम से जा रही थी उसमें मेरे आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल आधार कार्ड मेरे पास है। तो बोले ठीक है, हम पहले जांच पड़ताल करेंगे उसके बाद ही आपको बता सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आगे जो केस है वो डीएसपी हैंडल करेंगे, हम उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो बकायदा जब वो मतलब कि जो पुलिस कर्मचारी थे वो जिस तरीके से मतलब डीएसपी के चैम्बर तक जा रहे थे, तो जो पूरी एक थाने की सिचुएशन होती कि थाना कैसे दिखाई देता क्या है, उसमें सारी चीजें सेम वैसे ही दिखाई दे रही थी। जब वो डीएसपी के पास गए तो डीएसपी ने बोल दिया कि बोले ठीक है, हम मतलब आप जो बोल रहे हैं वो तो हम मान ले, लेकिन आपकी कही गई बातों का हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको प्रूफ चाहिए। और बोले हो सकता है वो किसी क्रिमिनल के बारे में बोल रहे थे कि नरेश गोयल है, उसकी मुझे उन्होंने फोटो भी भेजी कि ये ड्रग सप्लाई करता है, इसके साथ आप मिली हुई हो। ये चीज उन्होंने कहा कि बोले जब तक हम ये चीज क्लियर ना कर ले कि आप इस केस में नहीं हो, तब तक आपको ऐसे ही रहना होगा। आप मतलब हमारे सामने रहोगे, कैमरे की निगरानी में रहोगे, आप यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, कहीं से हिल नहीं सकते, और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बैठे ही रहना है। चलिए कंचन, दोबारा आपके पास लौटूंगी। परी जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर संकल्प रॉय भी जुड़ गए हैं, जो कि साइबर प्रहरी हैं दुर्ग से। सर, जैसा कि आप थोड़े लेट जुड़े, लेकिन कंचन को अगर आपने सुना हो नहीं सुना हो तो कंचन जैसा कि बता रही थी कि उनके पास एक कॉल आता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उनके आधार कार्ड का मिसयूज किया गया है, ऑनलाइन स्टेटमेंट के लिए भी उनको कहा गया। क्या वाकई ऐसा होता है कि पुलिस ऑनलाइन स्टेटमेंट के लिए क्या कभी कहती है? जी, मैं आपके माध्यम से एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी प्रावधान कानून में नहीं है कि डिजिटली आपको अरेस्ट किया जाए या आपका स्टेटमेंट लिया जाए। सर्वप्रथम साइबर ठग जो है वो आपको आम जन को शासकीय अधिकारी बनकर कॉल करते हैं कि वो अपने आप को पुलिस अधिकारी बताते हैं या कस्टम का अधिकारी बताते हैं। कई बार वो अपने आप को नारकोटिक्स विभाग, आरबीआई, सीबीआई, दिल्ली या मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच या ईडी से भी होना कई बार बता जाते हैं। इसके बाद वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप किसी न किसी अपराध में सम्मिलित हैं, और डिजिटली गिरफ्तारी के तहत आपको व्हाट्सएप, स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बंदी बनाकर रखा जाता है। अच्छा, इसके बाद आपको बोला जाता है कि आपके ऊपर मुकदमा ना करने के लिए आपसे पैसे की मांग करेंगे वो लोग, और आपसे आपकी निजी और वित्तीय जानकारी की मांग की जाती है। ये मोडस ऑपरेंडी है इनका। इस प्रकार से वे जो होते हैं, ठग होते हैं, वो लोगों को मेंटली टॉर्चर करते हैं। वो घर से बाहर भी निकलने नहीं दे रहे हैं उनको, लोगों को, और किसी से संपर्क भी नहीं करने देते हैं। ऐसे समय वो बोलते हैं कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और आपसे पैसे की मांग करते हैं। जी, चलिए सर, आपके पास जी सर, मैं और अच्छे से इसको समझेंगे हम। वैसे अभी आपने जो जानकारी बताई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मदीहा भी हमारे साथ जुड़ी है, मदीहा के साथ भी ये केस हुआ। मदीहा, अगर आपकी बात की जाए तो आपको कैसे कॉल आया, कितने घंटे तक आपकी बातचीत चली और आपको क्या कुछ करने के लिए कहा गया? नमस्कार। मैं भी इसी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई थी कुछ समय पहले। कुछ ऐसी अपने पास में ऑफर्स आती हैं, यदि अगर कुछ फेस्टिवल है या किसी प्रकार का कोई ऑफर चल रहा है तो बिल्कुल भी उसके झांसे में ना आए, क्योंकि ये ऑफर गुमराही की तरफ ले जाता है और ज्यादातर इसका शिकार गृहिणियां होती हैं, घरेलू महिलाएं होती हैं जो पैसे बचत करती हैं और कोशिश करती हैं कि उन पैसों से कुछ अच्छा परिवार के लिए कर ले। तो इसी प्रकार मैंने एक इंस्टाग्राम साइट से
कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसके पैसे तो मैंने अमाउंट डाल दी थी, बट वो अमाउंट से मुझे मेरे प्रोडक्ट्स तो नहीं आए, बट वहां से मेरी इन्फॉर्मेशन लीक की गई थी। ओके। और उस इन्फॉर्मेशन लीकिंग की वजह से, जो कि मुझे बाद में पता चला कि उसके थ्रू हुआ है, वो एक दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। और अगर आप देखें तो उनका वर्किंग मैकेनिज्म ऐसा रहता है कि मे बी वो एक जेन्युइन साइट होगी, बट किसी ने उसे ऑलरेडी हैक कर लिया था, और उस हैक साइट से वो अपने तरीके से स्टोरीज और अपने नंबर्स उसमें डाल रहे थे। तो जब भी हम वो एक ऑफर देख रहे हैं और हमें लग रहा है अरे मार्केट में ये चीज अगर इतनी यदि महंगी है और यहाँ सस्ती मिल रही है, तो क्यों ना हम दो चीजें साथ में मंगवा लें। तो इस प्रकार मेरे साथ में ये हुआ था, और मुझे कॉल आई थी कस्टम ऑफिसर दिल्ली से। सो इस प्रकार उन्होंने सेम जैसे कंचन जी ने बताया, एग्जैक्टली प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही था, बट मेरे केस में कस्टम ऑफिसर और सीबीआई ऑफिसर इन्वॉल्व थे, जैसे कि सर ने बताया। और मुझे भी 3 घंटा, करीबन 3 घंटा अरेस्ट में रखा गया। किसी से ना बातचीत करने की अनुमति थी, और किसी से ना कुछ बोलने की थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे साइंड डॉक्यूमेंट्स भी सेंड किए, जहाँ पे काफी जो मेरे पे केसेस उन्होंने लगाए थे, उन्होंने बारी बारी उसको रिजेक्ट करते गए, जबकि एक लास्ट केस को उन्होंने पेंडिंग रखा था। और सेम जैसे उन्होंने कंचन से कहा कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, अगर यदि आप नहीं आते हैं तो आपका अरेस्ट वारंट निकल जाएगा, और फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया मदीहा की, इंफॉर्मेशन जैसे कि आप ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करती है, इंफॉर्मेशन हम उसमें डाल भी देते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं एक बार फिर से संकल्प सर से लेना चाहूँगी, जो कि सीनियर सब इंस्पेक्टर भी हैं। सर, जैसा कि मदीहा बता रही थी कि इंफॉर्मेशन जो हम डालते हैं अलग अलग ऐप पर, तो इस वक्त हमें किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए और किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है? जी, हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। और क्या करें, मान लीजिए यदि आपके साथ कोई इस तरह का डिजिटल अरेस्ट होता है, तो सर्वप्रथम आपका काम है कि आप अपने परिवार के सदस्य जो हैं उनसे बात करें, अपने दोस्तों को सूचित करें इस बारे में। तत्काल आपको जो नजदीकी आपका जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके आपको शिकायत करनी चाहिए, और ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये वाकई इस तरह का कोई अपराध आपके साथ जो हो रहा है, ये कोई ऐसा जेन्युइन तो नहीं है। इसकी वेरिफिकेशन जो है आप किसी भी थाने से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त cybercrime.gov.in जो राष्ट्रीय पोर्टल है हमारा, वहां पे इसकी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी कॉल करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यदि आपके साथ अपराध हो जाता है तो तत्काल आपको बैंक को भी सूचित करना है और अपने अकाउंट को होल्ड करवाना है। कुछ विशेष बातें हैं, जैसे अनजान सोर्स से प्राप्त लिंक और वीडियो कॉल और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, इनको कभी भी डाउनलोड या क्लिक ना करें। पर्सनल और बैंकिंग रिलेटेड आपकी जो इंफॉर्मेशन है, कहीं किसी से शेयर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त आप अपने डिवाइस को, अपने एप्लीकेशन को हमेशा अप टू डेट रखें। और याद रखें कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान कानून में नहीं है। ठीक है जी। सर, एक छोटा सा सवाल ये भी था, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये लोग कॉल करते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, कभी व्हाट्सएप, कभी कुछ अदर ऐप्स, तो क्या ऐसा होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भी ये लोग कॉल करते हैं? देखिए, कई बार ये जो मोडस ऑपरेंडी है, इसमें स्काइप का, व्हाट्सएप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित जो भी वेबएक्स ये या अन्य जो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम है, उनके माध्यम से कॉल किया जाता है। चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी सर। परी से भी जान लेते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। परी, आपके पास कौन से प्लेटफॉर्म से कॉल आया था? क्या ये वॉइस कॉल था या फिर वीडियो कॉल था? और आपको कॉल करके क्या वही चीजें कही गई जो कि मदीहा और कंचन बता रही थी? नहीं, मेरे पास व्हाट्सएप पे सिर्फ एक पीडीएफ आई थी KYC.APK। ना मेरे पास कोई कॉल आया, ना नथिंग मैसेज आया। मैंने सिर्फ उस पीडीएफ को डाउनलोड करा, जैसे नॉर्मली बफरिंग होके पीडीएफ डाउनलोड होती है, बस। फिर उसके ठीक 5 दिन बाद एक कॉल आया था कि आप KYC कराओ, तो मैंने वो कॉल फेक समझ के कट कर दिया था। फिर उसके बाद 1 दिन बाद अपने आप पैसे कट गए अकाउंट से, विदाउट एनी मैसेज, बिना कुछ के साथ। फिर आपने क्या किया जब आपके पैसे कट गए? उसके बाद क्या आपने घर वालों को जानकारी दी या फिर पुलिस में जाकर के आपने कंप्लेन की? परी,
पहले तो मेरा फोन 5 दिन से पीडीएफ के कारण हैक था, तो मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं अपनी बहन को पैसे ट्रांसफर कर रही थी तो वो पैसे नहीं जा रहे थे। फिर अगले दिन साइबर क्राइम में गए हम लोग, वहां से सब कुछ पता करा, तब जाके पता चला कि ये एक हैकर के कारण पूरा फोन हैक था मेरा। कंचन, जरा ये बताइए, आपने पूरा बताया कि कॉल करके आपसे क्या क्या कहा गया था, कि आपको एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि ये फ्रॉड है या ठगी है? क्योंकि हम बहुत सारी खबरें पढ़ते हैं, हम सभी को पता होता है कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो जब हमारे पास अननोन नंबर से कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या आपको एक पल भी ये नहीं लगा कि शायद ये फ्रॉड हो सकता है? आखिर ऐसा क्या कहा जाता है कि इंसान मजबूर हो जाता है और फिर घंटों तक उससे बातचीत करता है, वो जो कहते हैं वो करने लगता है? हाँ, मेरे नंबर पे कंचन, बातें ऐड करना चाहूंगी। कंचन, क्या आपने सवाल सुना मेरा? मदिहा कुछ कहना चाह रही है, मदिहा कहिए। मैं इस पर दो बातें कहना चाहूंगी। कभी कभी हम ऐसे प्रोफेशन में होते हैं कि हम अननोन नंबर के कॉल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा ताल्लुक इवेंट मैनेजमेंट और सोशल मीडिया हैंडलिंग से है, तो मेरे राब्ता में अक्सर ऐसे अननोन स्ट्रेंजर्स और अननोन नंबर्स रहते हैं, तो उस वजह से हम कभी कभी इग्नोर नहीं कर पाते हैं। और डेफिनेटली जब हमें कॉल आ रही हैं और हमने ऑलरेडी, जैसे मेरे केस में मैंने ऑलरेडी एक ऑनलाइन साइट से सामान मंगवाया था, तो मुझे ऑफ कोर्स पहले कॉल आई कि क्या आपने कोई ऑनलाइन से सामान मंगवाया है, तो मुझे लगा डेफिनेटली मेरा पार्सल वाला है और वो मुझे पार्सल डिलीवर करने आ रहा है। तो ऑफ कोर्स मुझे हाँ कहना पड़ा, और जिस वजह से मैंने हाँ कहा, और उसने फिर उसके बाद में यही कहा कि आपके पार्सल के अंदर क्या आपको जानकारी है कि क्या क्या चीजें हैं। फिर वहां से वो पूरी लिस्ट स्टार्ट होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। बिकॉज हम जब पेमेंट करने के लिए जो साइट्स यूज करते हैं या हम अपने डिटेल्स देते हैं, तो वो डिटेल्स की प्राप्ति उनके पास पहले से ही होती है मौजूद। तो वो डिटेल्स के आधार पर वो रिवर्स साइकोलॉजी करके हमें उसी के अंदर फंसाते हैं, और बारी बारी हम अपनी डिटेल्स खुद ही अपने तरीके से उन्हें प्रोवाइड करते हैं। मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहती है फीमेल से, और इसके ऊपर मैं जागरूकता भी कर रही हूँ कि जब आपके पार्सल्स आपके घर पर आए और उस पर जो एड्रेस लिखा रहे, तो उस एड्रेस को भी आप कटिंग कर करके थ्रो करें। आपके एड्रेस यदि आपके डस्टबिन में भी जा रहे हैं और पूरे पूरे एड्रेसेस जा रहे हैं, तो उसका भी मिसयूज हो सकता है। बड़ी अच्छी बात है आपने बताई, और वाकई में जो लोग देख रहे हैं इसे सीखने की, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वाकई में ये गलतियां हम करते भी हैं मदिहा, कि ऑनलाइन पार्सल जब हमारे पास आता है तो हम बॉक्स को ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उस पर जो एड्रेस है उसे हम इस तरीके से फेंकें, तो शायद हम इस तरह की घटनाओं से बच भी सकते हैं। परी, ज़रा ये बताइए कि आपके पास जो कॉल आया था, कितनी देर बातचीत हुई? क्या सिर्फ एक बार ही कॉल आया था या फिर बार बार आपके पास कॉल आ रहा था? कॉल सिर्फ 1-2 बार आए थे और मेरी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। उसने बोला था आप केवाईसी करवा लीजिए, आपकी आज लास्ट डेट है, अकाउंट बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूंगी। लेकिन जब उसका कॉल आया था उसने बोला कि मैं खुद करवाता हूँ, आप इस लिंक पे या इस पीडीएफ को डाउनलोड करो। तो मैंने सिर्फ उसके साथ पीडीएफ डाउनलोड करी, लेकिन उसके अंदर डिटेल्स थी वो मैंने कुछ भी फिल नहीं करी, ये सोच के कि बैंक जाके करूंगी। संकल्प सर, मैं चाहूंगी कि देखिए, बहुत सारे लोग इससे अवेयर हैं कि हमको फोन कॉल पर किस तरह की जानकारी देनी चाहिए और किस तरह की जानकारी हमें नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस वक्त जो बहुत सारे दर्शक शो देख रहे होंगे उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। तो आप हमें जरा बताइए कि अगर किसी भी तरह के फोन कॉल्स आते हैं तो कौन कौन सी वो डिटेल्स है जिसे हमें बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है? देखिए, मैंने पहले भी अपने कन्वर्सेशन में ये बताया था कि यदि आप सावधान हैं, शिक्षित हैं, और तभी आप सुरक्षित हैं। आप सतर्क रहते हैं तब आप सुरक्षित रहते हैं। आपको कभी भी कोई व्हाट्सएप कॉल आए तो कभी भी अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करनी है, कभी भी अनजान लिंक्स को क्लिक नहीं करना है, अनजान वीडियो कॉल को एंटरटेन नहीं करना है। और हमेशा क्या होता है, ये एक मोडस ऑपरेंडी है। कई बार हमने देखा है कि ये जो ठग हैं ये आउटसाइड इंडिया बैठे होते हैं, म्यांमार में बैठे होते हैं, कई लोग लाओस या कंबोडिया में भी होते हैं, जो फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर फर्जी सिम कार्ड के जरिए फर्जी तरीके से वो मनी ट्रांसफर कर लेते हैं, हवाला के जरिए पैसे मंगा लेते हैं, लोगों की जानकारी एकत्र कर लेते हैं। तो हमें हमेशा, जो लोग अवेयर रहते हैं
जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ऑलवेज स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन। तो हमेशा हमें रुकना चाहिए, इस बारे में विचार करना चाहिए कि वाकई क्या कोई एजेंसी आपको इस प्रकार से कॉल करेगी। जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि नहीं, इस प्रकार से आपको ये क्लियर है, आप ये चीज जानते हैं, सतर्क हैं, तो आप कभी भी इस चीजों पे नहीं वो करते, आप सीधे चीजों को रिपोर्ट कर देते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल था, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब ऐसे केसेस होते हैं। अगर जैसे मान लिया जाए कि मेरे साथ ही अगर डिजिटल अरेस्ट का मैं शिकार हो जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? जैसे कि शिकायत मैंने कर दी, उसके बाद पुलिस कैसे डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोगों तक पहुंचती है? देखिए, सर्वप्रथम देखिए, आम आदमी को क्या करना चाहिए, उसे सबसे पहले अपने परिचितों से बात करनी चाहिए, अपने परिवार या अपने दोस्तों को सूचित करें। तत्पश्चात आपको नजदीकी पुलिस थाना जो आपके क्षेत्र का हो, उसके पास जाना चाहिए, वहां जाके अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यदि आप साइबर शिक्षित हैं, आप डिजिटली अवेयर हैं, तो cybercrime.gov.in gov.in, मैं रिपीट करूंगा, cybercrime.gov.in पोर्टल पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अथवा 1930 जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इसको भी आप सूचित करके आप अपनी समस्या बता के अपना रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको करना ये चाहिए कि जब आपके खाते से ट्रांजैक्शन हो गया तो तत्काल अपने बैंक को निर्देशित करें, सूचित करें और अपने अकाउंट को होल्ड कराएं। तो चलिए, बड़ी अच्छी जानकारी दी सर आपने कि कैसे आप लोग काम करते हैं और हमें क्या कुछ करना चाहिए। कंचन का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। कंचन, जैसा कि आपने बताया कि आपको कॉल आया, फिर आपको क्या क्या डिटेल मांगी गई, जैसा कि मैंने सवाल भी किया था लेकिन आप तक सवाल नहीं पहुंचा था, क्या आपके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि शायद ये फ्रॉड हो सकता है? क्योंकि कई दफ़ा होता है ना कि हमारे पास अननोन नंबर से कॉल या मैसेजेस आते हैं तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। हाँ मैम, लेकिन उस समय एकदम सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं एकदम समझ ही नहीं पा रही थी। और उस दौरान ये हुआ था कि वो मतलब जो मेरे फादर मतलब रिटायर्ड टीचर है और रहते कहाँ है, वो ये चीजें बोलने लगे तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा। कि वो अकेले रहते हैं, अगर आप हम जैसा बोल रहे हैं, अगर आप वो चीज नहीं मानोगे तो हम उनको भी अरेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, यानी कि आपको धमकी दी जा रही थी? ऐसी थी कि मैं अपने फोन से ना किसी को, जी मैम, धमकी दी जा रही थी। और उस समय सिचुएशन ये थी कि ना किसी का कॉल रिसीव हो रहा था, ना उन लोगों का कॉल कट रहा था, ना मैं किसी को मैसेज टाइप कर पा रही थी। अच्छा, कंचन सर, ये बताइए कि जब आपके पास कॉल आया था, जैसा कि आपने कहा कि कॉल कट नहीं हो रही थी, आप किसी को बता भी नहीं पा रही थी, तो क्या आप उस वक्त घर पर अकेली थी, कोई भी नहीं था? जी मैम। अच्छा, तो धमकी में आपसे क्या कुछ कहा जा रहा था? मतलब वही मैम कि अगर आपको हम जैसा बोल रहे हैं, जैसे कि आपको जब तक आप इस केस से बाहर नहीं हो जाती हो तो आपको मतलब हमारे सामने ऑनलाइन रहना है। आप ना किसी से कांटेक्ट कर पाओगे, ना आपको किसी को कोई जानकारी देनी है, और घर के दरवाजे आपको बंद रखना है, चाहे कोई भी ठोके कुछ भी करे, आपको गेट नहीं खोलना है। और ये है कि वो बार बार यही बोल रहे थे, अगर हम जो बोल रहे हैं वो बात नहीं मानते हैं तो हम आपके पापा को अरेस्ट करवा देंगे। अच्छा, इस पर मैं वो ये चीजें बोल रहे थे क्योंकि मम्मी पापा अकेले रहते हैं। संकल्प सर, कंचन को आपने सुना होगा, जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से धमकी दी जाती है। जी, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्या होता है, कई बार आपकी निजी जानकारी की मांग की जाती है और डेटा कई सोर्सेज से आपका लीक हो जाता है। कई बार आप मॉल्स जाते हैं तो सामने कुछ लोग होते हैं जो आपका डेटा नोट कर रहे होते हैं, आपको टूर एंड ट्रेवल्स का पैकेज का हवाला देते हुए। कई बार आप जब पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन जाते हैं, वहां पे लोग खड़े होते हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड देने के नाम पे आपका डेटा जो है वो नोट कर लेते हैं। तो ऑलवेज हमेशा ये ध्यान रखें कि जो क्रिमिनल है वो आपकी साइकोलॉजी से खेल रहा है, वो आपको मानसिक टॉर्चर करके ही आपसे पैसे उगा सकता है, अन्यथा नहीं। वो आपको धमकी देगा कि आपको घर से नहीं निकलना, आपको किसी से संपर्क नहीं करना। इमीडिएट आपको ऐसे लोगों का फोन कट कर देना चाहिए। कोई भी एजेंसी, मैं पुनः आपसे ये बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट का कानून में कहीं प्रावधान ही नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखें इस तरह के ठगी का कोई औचित्य नहीं है। आप अगर सतर्क हैं, सावधान हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, यदि आप
केंद्र सरकार की एक जो साइबर दोस्त I4C इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, या जो दुर्ग पुलिस की एक पहल है साइबर प्रहरी इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है और व्हाट्सएप चैनल पर भी उपलब्ध है। यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके पास डेली इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको मिलती रहती है और आप अवेयर होते रहते हैं। एक व्यक्ति यदि एक जानकारी पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका पूरा परिवार इस चीज से लाभान्वित हो जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि आपके माध्यम से कि आप साइबर प्रहरी जो दुर्ग पुलिस की एक पहल है पूरे राज्य के लिए, या साइबर दोस्त I4C, इसको इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। इनके चैनल्स व्हाट्सएप चैनल्स हैं हमारे, इनको जरूर फॉलो करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सके, उनको पता हो कि रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं क्राइम्स के। तो यदि जैसे शॉपिंग फेस्टिवल चला बीच में तो कई लोग ठगे गए इस फेस्टिवल के चलते। लोगों ने सर्च किया कोई प्रोडक्ट और उनको उस सिमिलर प्रोडक्ट जो है कम कीमत पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखने लग गया। तो जैसे ही उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब क्लिक किया तो कहीं ना कहीं वो अनजान लिंक, अनजान वीडियो कॉल और अनजान थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके वो साइबर ठगी का शिकार हो गए। तो बिल्कुल साइबर ठगी का शिकार अगर आपको नहीं होना है तो यहाँ पर देखिए आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, जागरूक रहना होगा। जैसा कि सर ने बताया कि cybercrime.gov.in इस पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। 3 हमारे साथ जुड़ी 3 कंचन, मदीहा और परी, इन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरीके से वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई थी। तो देखिए एनडीटीवी भी जाते जाते आप सभी से यही अपील करेगा कि घबराएं ना, जब भी इस तरीके की कॉल आए तो सबसे पहले पुलिस को शिकायत करें और थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।